नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव पर सटीक एग्जिट पोल की, तेलंगाना में 119 सीटों पर हुए मतदान की, एमपी में एक और वायरल वीडियो से मचे बवाल की, अशोक गहलोत के दावे से परेशान बीजेपी की। इसके साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात संसद के शीतकालीन सत्र की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में सरकारी स्कूल शिक्षक संघ ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लिखी चिट्ठी, लंबे समय से महंगाई भत्ते का कर रहे हैं इंतजार। पश्चिम बंगाल में 7 जगहों पर सीबीआई की रेड, एसएससी शिक्षक भर्ती मामले में की गई कार्रवाई। पंजाब में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, पूर्व डिप्टी स्पीकर अजैब सिंह भट्टी कांग्रेस में हुए शामिल। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 87 अंकों की बढ़त के साथ 66,988 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी भी 36 अंकों की तेजी के साथ 20,133 के स्तर पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की वोटिंग का काम पूरा हो गया है। अब इंतजार 3 दिसंबर का है, जब काउंटिंग होगी। किसकी जीत होगी, किसे हार मिलेगी, इस पर से पर्दा 3 दिसंबर को हटेगा। लेकिन इससे पहले डीबी लाइव ने इलेक्ट लाइन के साथ मिलकर एग्जिट पोल किया है। तो क्या है एग्जिट पोल का परिणाम, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद अब जो रुझान आ रहे हैं, उससे बीजेपी को डर लग सकता है, क्योंकि पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद से भी खराब दिखाई दे रहा है। पार्टी न केवल अपनी सरकार बरकरार रखती दिख रही है, बल्कि बीजेपी से मध्य प्रदेश और बीआरएस से तेलंगाना छीनती हुई दिखाई दे रही है। डीबी लाइव इलेक्ट लाइन के एग्जिट पोल में मिजोरम में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिख रही है। कांग्रेस को मिजोरम की 40 सीटों में से 12 से 16 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट को 10 से 14, जोरम पीपल्स मूवमेंट को 10 से 14 सीट और अन्य को 0 से 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपनी सरकार बचाती दिख रही है। पार्टी को करीब सीटों के मामले में थोड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार वापसी करती दिख रही है। राज्य की 90 सीटों में से कांग्रेस को 51 से 57, बीजेपी को 30 से 36 और अन्य को 1 से 5 सीट मिलती दिख रही है। 5 राज्यों में सिर्फ मध्य प्रदेश में ही बीजेपी का कब्जा था, और इस बार ये राज्य कांग्रेस बीजेपी से छीनती दिख रही है। एमपी की 230 सीटों में से कांग्रेस को 116 से 130, बीजेपी को 92 से 106 और अन्य को 2 से 14 सीट मिल सकती हैं। राजस्थान में कांग्रेस को 93 से 107, बीजेपी को 72 से 86, अन्य को 16 से 24 सीट मिल सकती हैं। यानी 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है, जबकि बीजेपी के हाथ खाली रह सकते हैं। पार्टी के हाथ से एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश भी खिसकता दिख रहा है। एग्जिट पोल में कांग्रेस का दम दिखाई दे रहा है, तो तेलंगाना में मतदाताओं ने अपना दम दिखा दिया है। तेलंगाना में 119 सीटों पर मतदान हो चुका है। तेलंगाना के साथ ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पूरा हो गया है, और अब इंतजार है नतीजों का। तो तेलंगाना में कितने फीसदी हुआ मतदान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। तेलंगाना की सभी 119 सीटों पर आज शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया। राज्य की सभी 119 सीटों पर एक साथ वोट डाले गए। मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। राज्य में 5 बजे तक 67% करीब मतदान हुआ। देर शाम को कई पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी लाइनें देखी गई। ऐसे में वोटिंग प्रतिशत 70 के करीब तक भी पहुंच सकता है। सबसे ज्यादा वोटिंग मेंढक और जनगांव में 83% के करीब हुई। हैदराबाद में मात्र 42% वोटिंग हुई। मतदान के अंतिम आंकड़ों में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। वोटिंग के दौरान कुछ स्थानों पर कांग्रेस, बीआरएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में टकराव की खबरें भी सामने आई। कुछ स्थानों पर पुलिस को बल का प्रयोग भी करना पड़ा। वोटिंग के दौरान पोलिंग बूथ में मीडिया से बात करने की वजह से बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ शिकायत कराई गई है। तेलंगाना में इस बार कांग्रेस और सत्ताधारी बीआरएस के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। 2018 में राज्य की 119 सीटों में से बीआरएस ने 88 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 19 और बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। जिन सीटों पर लोगों की सबसे ज्यादा नजर लगी है वो कामारेड्डी है, जहां राज्य के सीएम के चंद्रशेखर राव का मुकाबला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी से है। वोटिंग के बाद कांग्रेस और बीआरएस दोनों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। तेलंगाना में हुए मतदान के बाद अब नतीजों को लेकर हलचल तेज है। हलचल तो मध्य प्रदेश में भी देखी जा रही है। बालाघाट में डाक मतपत्रों में गड़बड़ी किए जाने का वीडियो सामने आने के बाद अब भिंड जिले से एक मतदान केंद्र का वीडियो सामने आया है, जिसमें फर्जी वोटिंग का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने भिंड के कलेक्टर को हटाने की मांग चुनाव आयोग से की है। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
भिंड जिले की अटेर विधानसभा सीट पर फर्जी वोटिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर से बवाल मच गया है। इस विधानसभा सीट पर पहले भी एक बूथ पर रीपोल हो चुका है और अब एक और बूथ पर रीपोल कराने की मांग शुरू हो गई है। वीडियो अटेर के खंडित पोलिंग बूथ का बताया जा रहा है। इस बीच भिंड जिले की लहार विधानसभा सीट पर भी डाक मतपत्रों में गड़बड़ी की शिकायत सामने आई है और इसे लेकर कांग्रेस सांसद और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। उन्होंने मांग की कि भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को तत्काल हटाया जाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मतदान वाले दिन लहार विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस से जुड़े एजेंट को पोलिंग बूथ के अंदर जाने से रोका गया। हमारे जो एजेंट अंदर थे उन्हें पीठासीन अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों ने जबरदस्ती पोलिंग बूथ से बाहर निकाल दिया गया। बूथ में लगे सीसीटीवी कैमरों में इसे देखा जा सकता है। 500 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट इशू नहीं किए गए। 11 नवंबर को इसकी शिकायत भी की थी लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। इसी वजह से ये कर्मचारी मतदान नहीं कर सके। इन कर्मचारियों को तत्काल बैलेट इशू कराए जाए। दिग्विजय सिंह ने यहां तक दावा किया है कि कांग्रेस प्रत्याशी और इलेक्शन एजेंट को ये जानकारी नहीं दी गई कि पोस्टल बैलेट कहां रखे गए हैं। शिकायत करने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने जब हस्तक्षेप किया तो 19 नवंबर की रात जानकारी मिल सकी कि पोस्टल बैलेट लहार ITI में रखे हैं। सुबह ही जब इलेक्शन एजेंट नरेश सिंह चौहान सहायक रिटर्निंग अधिकारी नवनीत शर्मा के साथ ITI पहुंचे तो पोस्टल बैलेट के बॉक्स की सील टूटी हुई थी। पोस्टल बैलेट बंडल में अलग बक्से में रखे जा रहे थे। दिग्विजय सिंह का दावा है कि दूसरी जगह से भी इसी तरह की शिकायतें आ रही हैं। MP में EVM को लेकर कांग्रेस ने जो चिंता जाहिर की थी वो अब सच साबित होती दिख रही है। इधर मतदान से पहले कांग्रेस ने भी बड़ा दावा कर दिया है। राजस्थान में 25 नवंबर को हुए मतदान को लेकर सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। इस बयान ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। राजस्थान के अलावा गहलोत ने 4 और राज्यों को लेकर जो कहा है उससे बीजेपी और उसके सहयोगियों के खेमे में खलबली मच गई है। तो क्या कह गए अशोक गहलोत, देखते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान में चुनाव के बाद लोगों को अब नतीजों का इंतजार है। राजस्थान के लोग अपना फैसला दे चुके हैं और ये फैसला EVM में बंद है जो कि 3 दिसंबर को सबके सामने आएगा। इधर एग्जिट पोल को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का कहना है, एग्जिट पोल चाहे कुछ भी कहे, राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाएगी। बीजेपी 5 राज्यों में से किसी में भी नहीं जीत रही है। और क्या कुछ कहा है अशोक गहलोत ने, देखते हैं इस वीडियो में। कुछ भी आओ, देखिए एग्जिट पोल कुछ भी आए, सरकार कांग्रेस की बन रही है। राजस्थान के अंदर 5 राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आ रही है। 5 राज्यों में मुझे लगता है बीजेपी कहीं जीत नहीं रही है, नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान के अंदर एग्जिट पोल कुछ भी आ जाए, सटोरी कुछ भी कह दे, आप लोग कुछ भी दिखा दो मीडिया वाले, और सर्वे कुछ भी आया आपके मीडिया के अंदर, जो प्री पोल सर्वे आ चुके हैं, तब भी मेरा हंच कहता है, जो मैं कमेंट सुनता हूं लोगों से, आम लोगों से, गांव में, शहर में, पिछले 6 महीने से, उससे मुझे लगता है कि सरकार हमारी आनी चाहिए। बस मैं मानता हूं। मैं कोई एक सीट की कैलकुलेशन करता नहीं हूं कभी। मेरा हंच कहता है कि इस बार कांग्रेस सरकार पब्लिक बनाएगी। उसके 3 कारण हैं। एक तो हमारे खिलाफ हिंदुस्तान में पहली गवर्नमेंट ऐसी है जो एक्सपर्ट कहते हैं जिसके खिलाफ बिल्कुल ही एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वरना होते ही होता है। ये हमारा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। नंबर 2, मुख्यमंत्री के बारे में सबकी एक ही राय है। बीजेपी का वोटर भी कहेगा काम करने में कोई कमी नहीं रखी मुख्यमंत्री ने। नंबर 2। नंबर 3, जो मोदी जी, अमित शाह जी 5 साल मुख्यमंत्री इनका है, केंद्रीय मंत्री की तो लाइन लगी हुई थी, सबने एक भाषा बोली। वो भाषा थी डरावनी, भाषा थी बदले भावना की, तनाव पैदा करने वाली। जो भाषा बोल रहे थे वो किसी को पसंद नहीं आ रही थी, और मुझ पे तो धावा बोल दिया, क्योंकि सरकार गिरा नहीं पाई मेरी। जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सरकार गिराई, वैसी सरकार राजस्थान में गिराने में फेल हो गए। वो दर्द इनमें छिपा हुआ है दिल के अंदर। इतने सोच समझ के सबने जैसे कोई प्लानिंग की हो दिल्ली में बैठ करके कि किसी भी तरह हमें राजस्थान की सरकार को इस बार
रिपीट नहीं करने देना है। उस में लैंग्वेज बोल रहे थे गुस्से के अंदर। योगी जी महाराज बोलते जानते क्या बोलते थे, तो ये एक प्रकार से भड़काने वाली बातें भी करते थे धर्म के नाम पे भी। लगता है कि अगर वो चल गया इनका तो अलग बात है, पर परसेप्शन ऐसा है वो चला नहीं, इनका नहीं चला तो हम सरकार बनाएंगे। 3 दिसंबर को एमपी, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना के साथ राजस्थान के नतीजे भी आएंगे। इससे अशोक गहलोत ने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया है। हालांकि उन्होंने कहा, चुनाव में बीजेपी ने धर्म की आड़ में डरावनी और तनाव भरी बातें की। अगर बीजेपी का धर्म का कार्ड चल गया तो अलग बात है, अगर धर्म का कार्ड नहीं चला तो हम सरकार बनाएंगे। अब कौन सरकार बनाएगा ये 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा। अशोक गहलोत की माने तो बीजेपी 5 राज्यों में हार रही है। इधर कर्नाटक में बीजेपी की हार के बाद से पार्टी अंदरूनी कलह से जूझ रही है। इस बीच बीजेपी के दलित नेता ने पार्टी आलाकमान की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। बीजेपी सांसद ने अब अपनी ही पार्टी की पोल खोल दी है। तो क्या कह गए बीजेपी सांसद, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में बीजेपुर से बीजेपी सांसद और वरिष्ठ दलित नेता रमेश जिगाजिनागी अपनी ही पार्टी की नीतियों से नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने खुलासा किया है कि बीजेपी में दलित नेताओं के लिए आगे बढ़ने का कोई अवसर नहीं है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने में दलितों का योगदान होता है, लेकिन जब दलितों को समर्थन देने की बात होती है तो कोई भी उनका साथ नहीं देता। ये सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा कि देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन कर्नाटक में एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं बना है, जबकि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे आसपास के राज्य में एक एक दलित मुख्यमंत्री बन चुका है। ये बड़े समाज के लोग दिल क्यों बड़ा नहीं करते, ये पूछना चाहता हूँ। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र को हाल ही में राज्य बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। ये लिंगायत को गोड़ा साहूकार पाटिल कहकर उनको समर्थन देते आए हैं। हम उनके आगे बढ़ने को समर्थन देते रहे, लेकिन बदले में वो हमारा समर्थन नहीं करते। बीजेपी में दलित नेता आसानी से शीर्ष पर नहीं पहुंच पाते। ये बेहद दुखद बात है, लेकिन हम वास्तविकता को स्वीकार कर आगे बढ़ जाएंगे। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, मैंने नींद में भी बीजेपी अध्यक्ष बनने की बात नहीं सोची। हमें पता है कि अगर कोई दलित अध्यक्ष बन गया तो पार्टी में बहुत सारे लोग उसका समर्थन नहीं करेंगे। कर्नाटक में बीजेपी बैकफुट पर है, तो इधर तेलंगाना चुनाव के बीच प्रियंका गांधी ने बीजेपी नेता और असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा को करारा जवाब दिया है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो क्या कहा है प्रियंका गांधी ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा था कि जब चिंतित राष्ट्र उत्तराखंड में सुरंग में फंसे श्रमिकों के सुरक्षित बचाव के लिए प्रार्थना कर रहा था, तब दोनों भाई बहन तेलंगाना में डांस कर रहे थे। उनके इस बयान पर आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने करारा जवाब दिया है, लेकिन अपने ही अंदाज में उन्होंने एक्स पर लिखा है, उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूर भाइयों को बाहर निकालने की कोशिशों में जब बड़ी बड़ी ऑगर मशीनें निष्फल हो गई तो हाथों हाथ खुदाई की एक देसी तकनीक को अमल में लाना पड़ा, जिसे रेड होल माइनिंग कहा जाता है। कुल जमा 12 रेड होल माइनर साथियों ने जान पर खेलकर महज 24 घंटे की मेहनत में रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर दिया। उनमें से एक साथी मोहम्मद इरशाद ने सबके लिए दुआ की है कि देश में प्यार बचा रहे और इंसान को इंसान की तरह प्रेम किया जाए। दूसरे रेड होल माइनर नासिर हुसैन ने जब ध्वस्त सुरंग को चीरकर उस पार फंसे मजदूर में से पहले को देखा तो उसके पास पहुंचकर फौरन उसे गले लगा लिया। यही प्यार है, इसी मोहब्बत से बना है अपना देश। जय हिंद। वैसे अपने इस ट्वीट में प्रियंका गांधी ने हिमंता का नाम नहीं लिया है, लेकिन उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को लेकर राहुल और प्रियंका गांधी पहले दिन से ही अपनी चिंता जाहिर कर चुके थे। पीएम मोदी के क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने पर भी राहुल गांधी ने सुरंग में फंसे मजदूरों का जिक्र किया था। वहीं प्रियंका गांधी भी मजदूरों को लेकर ट्वीट कर चुकी हैं और आज जो उनका ट्वीट आया है उससे भी साफ हो गया है कि प्रियंका गांधी लगातार मजदूरों के लिए चलाए जा रहे अभियान पर नजर बनाए हुए थी। आपको बता दें कि 28 नवंबर की रात को ही उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए थे। प्रियंका गांधी के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। तो भैया देश के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ गई है। अपने गौतम अडानी जी विश्व के अमीरों की सूची में फिर से शामिल हो गए हैं।
अब वो 19वें नंबर पर वहाँ मौजूद होंगे, जहाँ पर पहले से अपने मुकेश अंबानी जी 13वें नंबर पर मौजूद हैं। तो भाई अब तो कोई विपक्षी भी नहीं कह सकता साहिब से कि उन्होंने 10 साल में कुछ भी नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात संसद के शीतकालीन सत्र की। संसद सत्र 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जो 22 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के दौरान सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश किया जा सकता है। जो जानकारी मिल रही है उसमें 18 महत्वपूर्ण बिल सरकार संसद में ला सकती है। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार कौन कौन से बिल पेश करेगी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सरकार ने अगले सप्ताह शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के लिए बुधवार को 18 विधेयक सूचीबद्ध किए, जिसमें महिला आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी तक बढ़ाने संबंधित 2 और आपराधिक कानून को बदलने के लिए 3 विधेयक शामिल है। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार सरकार एक ऐसा विधेयक लाने की भी योजना बना रही है जिसमें प्रवासी कश्मीरियों, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सीट की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 किए जाने का प्रावधान हो। आपको बता दें कि इसके साथ ही सरकार ने आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 के साथ साथ मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित विधेयक सहित 18 विधेयकों को भी सत्र के लिए लिस्ट किया गया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने शीतकालीन सत्र को वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र बताते हुए विपक्षीय दलों से सहयोग करने और सदन में चर्चा में शामिल होने का भी अनुरोध किया। सरकार शीतकालीन सत्र के दौरान तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी स्थापित करने और जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने सहित 7 नए विधेयकों को सदन में पेश कर सकती है। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर को शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलने की संभावना है। शीतकालीन सत्र के 19 दिनों के दौरान 15 बैठकें होंगी। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता पर भी फैसला ले सकते हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।